ठीक है, राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी की तरफ से श्वेता शालिनी हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये जो जाति का चक्रव्यूह है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या देश की सियासत की बात करें, बीजेपी इस चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है? आपके मुख्यमंत्री या तमाम नेता कस्में तो खा रहे हैं कि मराठा का आरक्षण दे देंगे, मराठाओं को आरक्षण दे देंगे, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। अभी तक बातचीत नहीं हो रही है मनोज पाटिल जरांगे से आपकी। और दूसरी तरफ जब लोकसभा की सियासत की बात होती है, चुनावों की बात होती है, तो वहां एक तरफ आप कहते हैं कि जाति को बांट रहे हैं और दूसरी तरफ आप दक्षिण में जाके कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा तो ओबीसी का। तो इस चक्रव्यूह में क्या बीजेपी अभी बुरी तरह से फंस रही है और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निकले इस मुद्दे से? देखिए, आपने दो भागों में प्रश्न पूछा है, इसलिए दो भागों में इसका उत्तर देना चाहूंगी। पहला भाग जो है वो लोकसभा का है। अब आपने देखा है कि इंडिया अलायंस जो है वो लगातार ये कह रहा है कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने बहुत सारा वक्तव्य किया है। मेरा प्रश्न आपसे भी ये है और उन लोगों से भी ये है कि क्या जहां जहां उनकी सरकार है, जैसे उनकी सरकार राजस्थान में थी, तो क्या जातीय गणना उन्होंने की? वहां पर उन्होंने आरक्षण दिया है ओबीसी को? जो भी तथ्य आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं, क्या उन्होंने अपने क्षेत्रों में, जिन जिन क्षेत्रों में उनकी सरकार थी, वो कुछ भी उसको यथार्थ में लाए हैं? तो ये रहा लोकसभा की बात। इसीलिए जनता आज ये समझती है, और बीजेपी हमेशा से ही ये कहती रही है। अगर आप देखेंगे तो कभी भी बीजेपी किसी भी जातीय समुदाय का आंदोलन नहीं करती है, और इसीलिए हम सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास की बात करते हैं। मुझे लगता है कि अगला चुनाव भी इसी बात पे लड़ा जाएगा, विकास पर। जहां तक मराठा आरक्षण और महाराष्ट्र का सवाल है, देखिए ये प्रश्न इसलिए पेचीदा है क्योंकि एक बार देवेंद्र फडणवीस जी ने पूर्णतः और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णतः कोशिश की हुई है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए, और वो इसलिए की है। और राजीव रंजन जी की बात से मैं सहमत हूं, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी। देखिए क्या है, मराठा समाज अधिकतर, अगर आप कुछ 101 परिवारों को छोड़ दें जो कि प्रस्तापित परिवार है, तो अधिकतर मराठा समाज गरीब है। और इसीलिए इन प्रस्तापितों ने, जो लोग इतने सालों से महाराष्ट्र पर राज करते आए, और अभी भी 2.5 साल पहले तक इन्हीं की सरकार थी, अभी भी जो लोग जरांगे पाटिल जी के पीछे खड़े हैं, उन लोगों की सरकार होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने ही समाज के गरीबों का नुकसान ही किया। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस जी का हमेशा से मत रहा कि ये आरक्षण उनको मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाया मामला, और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अनुसार जो कमियां रह गई थी, वो कमियां दुरुस्त करने के लिए आज शिंदे सरकार ने मुहिम छेड़ी है। हम ऑलरेडी शिंदे कमीशन, कमिटीज और इनके माध्यम से ऑलरेडी कार्यरत है, और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट पे मामला टिक जाए इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए अब हम बोलेंगे नहीं, अब हम करके दिखाएंगे। ये मराठा समाज को शिंदे सरकार का वादा रहा है, और यही वादा उन्होंने अपने दशहरा मेला में किया था। ठीक है, वादे तो आप करते हैं श्वेता जी, लेकिन आरोप यह भी लग रहा है कि फडणवीस सरकार ने उस वक्त वोट बैंक के लिए जल्दी से आरक्षण तो लागू कर दिया था, लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी। आज इसलिए यह पूरा मामला फंसा हुआ है, क्योंकि सियासतदान वादे तो कर देते हैं, इंप्लीमेंट तो कर देते हैं, लेकिन इस देश के संविधान का ख्याल नहीं रखते हैं। और यही वजह रही कि आज यह आंदोलन चल रहा है। आरक्षण दे दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई नहीं, ये तो पिछड़ी जाति में आते ही नहीं है। पूरी तैयारी नहीं थी उस वक्त जब लागू किया था सरकार ने। ठाकुर जी, फिर आपने ऑर्डर का स्टडी नहीं किया है। आप जाके देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि तैयारी पूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ये कहा कि भाई आप आरक्षण एक लिमिट से ऊपर नहीं कर सकते, जो कि पॉलिसी का मामला है। और इसीलिए क्या पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, तो पॉलिसी हर सरकार के लिए चेंज होगी, एक स्टेट के लिए नहीं होगी। और इसीलिए वो वापस भेजा गया। हमने जनगणना की, बहुत बार जनगणना नहीं होती है। ओबीसी कमीशन सेटअप किया गया। ओबीसी कमीशन, श्वेता जी, यही तो कह रहा हूं ना, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, जब इस देश के संविधान में कहा गया कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा, आपने आरक्षण दे दिया। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि तैयारी पूरी नहीं थी, तैयारी पूरी नहीं थी। और पूरा आंकड़ा दिया नहीं गया कि कितने मराठा संपन्न हैं, कितने मराठा गरीब हैं। अगर उसमें सिर्फ 30% मराठा गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो जो ऊपर संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण कैसे दे दिया जाए?
इसी को लेकर तो सवाल उठे हैं ना सारे, इसी को लेकर तो ये पेच फंसा हुआ आज भी। बिल्कुल, और इसीलिए जरूरी है कि शिंदे कमीशन की रिपोर्ट देखी जाए कि किस प्रकार इस पेंच को सुलझाया जाए। देखिए, इसका सरकार क्या कर सकती थी? सरकार ने जनगणना कमेटी लगाई, ओबीसी कमीशन लगाया। ओबीसी बैकवर्ड कमीशन में एक्चुअली जनगणना हुई कि कहां पर हम आरक्षण दिया जाना चाहिए, कहां नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन पॉलिसी के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंस गया। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नुक्स निकाली है उसके ऊपर ऑलरेडी सरकार काम कर रही है। जरूरत यह है कि जो देखिए, जनता को यह समझना चाहिए, और आपके माध्यम से मैं देश की जनता को यह समझाना चाहती हूं कि जब भी हम पॉलिसी में बदलाव करते हैं तो वो एक पढ़ा लिखा बदलाव होता है। हमें पता है कि यथार्थ ये है कि आरक्षण की जरूरत है, लोगों को जरूरत है, बट क्या समाज में हर व्यक्ति को जरूरत है? और जिस व्यक्ति को जरूरत है वहां तक पहुंचने के लिए क्या हमारे पास आज ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो उन तक पहुंच सके? चाहे वो इकोनॉमिक बैकवर्ड कार्ड का आरक्षण हो या कोई और आरक्षण हो या ओबीसी का आरक्षण हो। तो श्वेता जी, बीजेपी साफ कर देना, श्वेता जी बीजेपी साफ कर देना, क्योंकि बीजेपी फंसी हुई है। आप खुद कह रहे हैं कि हम जाति की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, दूसरी तरफ अमित शाह दक्षिण में जाकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा तो ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा। आप क्लियर कर दें कि भाई हम आर्थिक आधार पर ही आरक्षण देंगे, बीजेपी का यही एजेंडा है, जाति को लेकर हमारा कोई सिद्धांत नहीं है कि जाति के आधार पर हम आरक्षण देंगे। बीजेपी क्लियर करे ना अपना कि उनका आइडियोलॉजी क्या है आरक्षण को लेकर। ऐसा है, अगर आप तेलंगाना में अमित भाई का स्टेटमेंट देखेंगे तो वो इसलिए क्यों कहा गया, क्योंकि आज केसीआर केवल मात्र अपने और अपने परिवारजनों को ही हर वो फायदा पहुंचा रहे हैं, और खासकर ट्राइबल और बैकवर्ड क्लास में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान है पूरे तेलंगाना में। और इसीलिए ताकि वहां के ट्राइबल्स और बैकवर्ड क्लास को इंसाफ मिल सके, अमित भाई ने ये बात कही थी और कही है, और हम इस बात पर निश्चित कायम हैं। लेकिन जब मराठा आरक्षण कही है, मतलब आप जाति का कार्ड खेलेंगे, आप जाति का कार्ड खेलेंगे सियासत में श्वेता जी? एक चश्मे से ये चीज नहीं देखी जा सकती, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। हमारे देश के संविधान में लिखा है कि रिजर्वेशन फॉर द अनरिप्रेजेंटेड, तो हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ खड़े हैं, हम संविधान के साथ खड़े हैं। जब हम बीजेपी की आइडियोलॉजी को पढ़ रहे थे, जब बीजेपी की आइडियोलॉजी को हम पढ़ रहे थे तो बीजेपी की आइडियोलॉजी में साफ लिखा था कि आरक्षण आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। आपने ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण दिया है वो आर्थिक आधार पे भी दिया है। तो ये जाति को लेकर मुख्यमंत्री जाति का होगा, मैं पिछड़ा समुदाय से हूं, ये कब से बीजेपी राग लापने लगी? नहीं, देखिए ऐसा है, आप समझिए इस बात को कि आज अगर आप जाकर देखेंगे मराठा समाज में, मैंने यही आपको समझाने की कोशिश की कि मराठा समाज में इकोनॉमिकली बैकवर्ड बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग हैं, और सबसे ज्यादा निर्दयी बात यह है कि उनके समाज के लोग इतने सालों तक महाराष्ट्र को में सरकार बनाकर रहे और प्रस्तापित रहे, मिले रही, उनके इंस्टीट्यूशंस रहे, उनके कॉलेज रहे, उनके बैंक्स रहे, लेकिन उन लोगों ने बाकी समाज का नुकसान किया और आज भी नुकसान ही करना चाहते हैं। ठीक है, सियासत से नुकसान हो रहा है या वाकई में देश के पिछड़ों को फायदा मिल रहा है? राकेश शेट्टी की तरफ मैं जाना चाहूंगा। विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा एक सवाल श्वेता शालिनी जी से है। मैं श्वेता जी का पूरा बयान यहाँ पर सुन रहा था। वो कह रही कि मनोज जरांगे पाटिल के अनशन के पीछे कोई लोग हैं, यानी उनका सीधा आरोप विपक्ष पर है। क्या उनका ये आरोप सही है? और दूसरा, फिर ये मुझे एक बात उनसे पूछनी है कि एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते, इनके पीछे कौन है? क्योंकि पूरा मराठा समाज कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता गुणरत्न सदावर्ते के पीछे है और उनके वजह से ही आरक्षण कोर्ट में गया और वहां पर टिक नहीं पाया। श्वेता जी, क्या जवाब देना चाहेंगी आप? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप करते हैं विनोद जी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जरांगे पाटिल जी के पीछे कौन है और किसी के चेहरे के पीछे कौन है। हम केवल मात्र इतना जानते हैं कि हम सरकार में हैं, ये सरकार अपना काल पूर्ण करने वाली है और मराठा समाज को आरक्षण देने ही वाली है, क्योंकि यही एक सरकार है जो आरक्षण देना चाहती है। पीछे चाहे कोई भी हो, सामने समाज है। फिर गुणरत्न सदावर्ते कौन है? उनके पीछे कौन है आपके पार्टी के? मैं आपकी जगह हो जाती ना, आपकी जगह काम करने लगती न्यूज़ 24 श्वेता जी, गुणरत्न सदावर्ते के पीछे कौन है आपके पार्टी के नेता?
मैंने आपको बताया ना, आप मुझे नौकरी दे दीजिए विनोद जी, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लेती हूँ। जाहिर सी मुझे बात है, तो पूरे महाराष्ट्र का श्वेता जी, पूरे महाराष्ट्र का मराठा समाज एक ही आपके पार्टी के नेता का नाम ले रहा है और उसके पीछे गुणोत्तर सदावर्ती के पीछे वो नेता आपका खड़ा है, इसलिए मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिल रहा है। पूरा मराठवाड़ा हम घूम चुके हैं ज्यादातर जिलों में, तो सब लोग यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता है, वो नेता गुणोत्तर सदावर्ती के पीछे है और वो उन्हें कोर्ट भेज देता है। आप विनोद जी, यदि आपको पता है तो आप बता दीजिए कौन है उनके पीछे। एक पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति को, श्वेता जी, पूरा मराठा समाज को पता है कि उनके पीछे कौन है। अभी आप कह रहे थे कि मराठा समाज के कुछ कद्दावर नेता है जिनके स्कूल है, कॉलेजेस है, उन्होंने मराठा समाज को कुछ नहीं दिया। लेकिन ये भी सच्चाई कि वही मराठा समाज के नेता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हुए हैं। वही मराठा समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में MLA है, MP है और मंत्री बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप, बताइए। नहीं विनोद जी, आप और मैं एक साथ बोल रहे थे, मैंने आपका प्रश्न सुना नहीं। मैं केवल मात्र इतना जानती हूं कि यदि आपको पता है तो आप बताइए कि कौन है उनके पीछे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं चर्चा को